साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि देश के सभी देशवासियों को काफी उम्मीद है। चांद पर कदम रखने की ये हमारी तीसरी कोशिश है, लेकिन दोस्तों आज हम चंद्रयान-3 मिशन की बात नहीं करने वाले हैं। जी हाँ, बल्कि आज हम उस एक चीज की बात करेंगे जिसके जरिए चंद्रयान-3 मिशन में मौजूद रोवर को चांद की सतह की तरफ रवाना किया गया। दोस्तों हम बात कर रहे हैं इसमें लगे हुए रॉकेट की। दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसीज जब किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस में भेजने की कोशिश करती हैं, तब उसे इस रॉकेट के जरिए ही स्पेस में ले जाया जाता है, जो बिजली की रफ्तार से बादलों को चीरते हुए आकाश गंगा में उस एक ऑब्जेक्ट को पहुंचा देता है। दोस्तों आज हम देखेंगे कि इस रॉकेट के ढांचे को तैयार कैसे किया जाता है और किस तरीके से इन्हें इस लायक बनाया जाता है कि ये अपने द्वारा बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को स्पेस में आसानी से भेज पाते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन पर। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। आज के समय कई देश स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना हाथ आजमा रहे हैं। अब चाहे वो रशिया हो, अमेरिका हो या फिर भारत, इन तमाम देशों की स्पेस एजेंसी धरती से दूर स्पेस में मौजूद उस दुनिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही है और इस दौरान कई सारे स्पेस मिशन लॉन्च किए जाते हैं, जिनके जरिए स्पेस की हर एक चीज को ऑब्जर्व किया जाता है। स्पेस में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश आज से तकरीबन 70 साल पहले से ही शुरू हो चुकी थी। दोस्तों जर्मनी वो पहला देश था जिसने सबसे पहले किसी एक ऑब्जेक्ट को स्पेस में भेजने की साल 1942 में उन्होंने V2 मिसाइल को बनाकर उसे स्पेस तक ले जाने की कोशिश करी। आगे जाकर 4 अक्टूबर 1957 में सोवियत यूनियन पहला वो देश बना जिसने अपने स्पुतनिक रॉकेट की मदद से पहली बार एक्चुअल में स्पेस में कदम रखा था। उसके बाद से स्पेस में जाने का सिलसिला यूं ही सालों तक चलता रहा। इन सभी देशों ने स्पेस में पहुंचने के लिए एक खास किस्म के रॉकेट का इस्तेमाल किया और आज भी कई सारे मिशन को लॉन्च करने के लिए इन्हीं रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए अब हम डालते हैं एक नजर इस रॉकेट के ऊपर कि आखिरकार इसे तैयार कैसे किया जाता है और इसमें कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं और सबसे मेन बात, इसमें ईंधन कौन सा इस्तेमाल होता है। आज के समय इन रॉकेट की लंबाई लगभग 15 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर होती है। उदाहरण के तौर पर सैटर्न वी रॉकेट जो कि अपने साथ एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लेकर गई थी, उसकी लंबाई लगभग 110 मीटर थी। तो वहीं पे स्पेस एक्स जिन रॉकेट का इस्तेमाल आज करता है, उनकी लंबाई कुल 120 मीटर तक की होती है। इनके इस विशाल आकार को देखकर एक बात तो समझ में आ गई है कि इन्हें उसी जगह पे बनाया जाता होगा जिस जगह पर इन्हें लॉन्च किया जाता है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि इतने बड़े रॉकेट को अगर कहीं दूर ले जाया जाएगा तो इसमें लॉजिस्टिक में काफी ज्यादा दिक्कतें आएंगी। मतलब एक और आइटम चाहिए जो उससे भी बड़ा हो, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में रॉकेट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में असेंबल किया जाता है और इसके अलावा दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी भी रॉकेट को अपने स्पेस सेंटर के नजदीक ही असेंबल करती हैं। अब अगर हम बात नासा की करें तो वो भी रॉकेट की असेंबली कैनेडी स्पेस सेंटर में करते हैं, जो अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट में मौजूद है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि रॉकेट में अलग अलग हिस्सों को अलग अलग जगहों पर तैयार किया जाता है। जी हाँ, और फिर उन्हें एक एक करके इन असेंबली सेंटर में लाकर असेंबल किया जाता है। इन जगहों पर ना सिर्फ इनकी असेंबली होती है बल्कि यहाँ पर इन रॉकेट की टेस्टिंग भी करी जाती है। तो दोस्तों ये है रॉकेट का स्ट्रक्चर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कई अलग अलग हिस्सों से मिलकर बना हुआ होता है और इन सभी पार्ट्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। इस रॉकेट में टोटल 3 मिलियन से भी ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स मौजूद हैं और ये सभी के सभी ऑपरेशन के समय क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। अब एक सवाल आपके जहन में जरूर आ रहा होगा कि रॉकेट की बॉडी किस मटेरियल से बनाई जाती है। अब जैसा कि आपको पता है कि रॉकेट के अंदर हाई लेवल का एक्सप्लोजन होता है, तो यहाँ पर अब इस तरह के मटेरियल को इस्तेमाल किया जाता है जो इतने बड़े एक्सप्लोजन को झेल सके और इसके अलावा इसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा होता है, इसीलिए मटेरियल की ड्यूरेबिलिटी भी काफी अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों रॉकेट की बॉडी को बनाने के लिए ज्यादातर एल्यूमिनियम धातु का इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा लाइट वेट टाइटेनियम, पॉलीयूरेथिन और कॉक का इस्तेमाल इन रॉकेट के अलग अलग कंपोनेंट्स को बनाने में होता है। अब रॉकेट को बनाने के लिए इंजीनियर रॉकेट को 4 अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, जिन्हें प्रोपल्शन सिस्टम, गाइडेंस सिस्टम, स्ट्रक्चरल सिस्टम और पेलोड सिस्टम कहा जाता है। रॉकेट के ज्यादातर हिस्सों को मशीन की मदद से बनाया जाता है और इसी वजह से इनके खराब होने की प्रोबेबिलिटी भी काफी कम होती है। तो अब हम एक एक करके इन सभी हिस्सों को समझेंगे। रॉकेट का ऊपरी सतह कोन की शेप में होता है
और इसमें सबसे आगे लगी हुई चीज को पेलोड सिस्टम कहते हैं और इसे नोज कोन भी कहा जाता है। दोस्तों, इस पेलोड वाले हिस्से में ही स्पेस में ले जाने वाले ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, जो स्पेस में जाते ही रॉकेट से अलग हो जाता है। इसके अलावा इसके बाद आता है गाइडेंस सिस्टम, जो काफी अलग अलग चीजों से मिलकर बनाया गया होता है। इस हिस्से में अलग अलग सेंसर्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कंप्यूटर्स भी लगे होते हैं। रडार और अन्य कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कंपोनेंट्स भी यहाँ पर लगे होते हैं। यहाँ इस पेलोड और गाइडेंस सिस्टम को अलग से तैयार किया जाता है। इन दोनों हिस्सों के बाद अब आते हैं नीचे वाले हिस्से की तरफ, जिसे प्रोपल्शन सिस्टम कहा जाता है, जिसे दो अलग अलग क्लास में डिवाइड किया हुआ है। एक है लिक्विड रॉकेट प्रोपल्शन तो दूसरा है सॉलिड रॉकेट प्रोपल्शन। प्रोपल्शन वाले हिस्से में फ्यूल टैंक, फ्रेम, ऑक्सीडाइज्ड पंप्स और नोजल मौजूद होते हैं। इन सभी पार्ट्स को अलग अलग जगहों पे तैयार किया जाता है और फिर असेंबली सेंटर पर लाकर इन्हें यहाँ पे अच्छे से असेंबल करते हैं और फिर कई बार टेस्टिंग करने के बाद ही इन्हें फाइनल किया जाता है। अब तो आपने देखा कि रॉकेट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उन्हें आखिर कहाँ पे बनाया जाता है और किस तरह से उनकी असेंबली करी जाती है। अब एक सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि रॉकेट के अंदर मौजूद आखिर इंजन वो काम कैसे करता होगा। दोस्तों, यहाँ पर न्यूटन के तीसरे लॉ का इस्तेमाल किया जाता है, जो कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि आप जितना फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे उतना ही फोर्स वो ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर लगाएगा। दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके रॉकेट के इंजन को तैयार किया जाता है। रॉकेट इंजन एरिक्सन इंजन होते हैं क्योंकि ये थ्रस्ट पैदा करने के लिए किसी भी रोटेशनल कंपोनेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो आपने अक्सर हवाई जहाजों में देखा होगा, जिनके इंजन में प्रोपेलर लगे होते हैं जो थ्रस्ट पैदा करने के लिए तेजी से घूमते हैं। रॉकेट के अंदर दो अलग अलग फ्यूल टैंक मौजूद होते हैं। एक में लिक्विड ऑक्सीजन मौजूद होती है तो दूसरे में लिक्विड हाइड्रोजन मौजूद होता है, जिन्हें पावरफुल पंप की मदद से नीचे मौजूद कंबशन चैम्बर में बर्न किया जाता है। दोस्तों, ये प्रक्रिया काफी तेजी से करी जाती है, जिसकी वजह से रॉकेट से निकलने वाली गैसेस थ्रस्ट पैदा करती हैं और फिर रॉकेट तेजी से आसमान की तरफ जाने लगता है। कंबशन चैम्बर में जितनी तेजी से फ्यूल को बर्न किया जाएगा उतनी ही तेजी से रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा। दोस्तों, दुनिया भर की स्पेस एजेंसी इसी मेथड का इस्तेमाल करके स्पेस ऑब्जेक्ट को रॉकेट के जरिए स्पेस की ओर लेकर जाती हैं। आज दुनिया भर में सिर्फ अलग अलग प्रकार के रॉकेट इंजन मौजूद हैं। जी हाँ, आज के समय 3 तरह के रॉकेट इंजन इस्तेमाल करके स्पेस में ऑब्जेक्ट को भेजा जाता है। इन रॉकेट के नाम हैं लिक्विड फ्यूल रॉकेट इंजन, जिसके बारे में हमने अभी बात करी। दूसरे रॉकेट इंजन का नाम है सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन, तो वहीं पे तीसरे इंजन का नाम है हाइब्रिड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन, जिसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इनमें से अगर हम सॉलिड रॉकेट इंजन की बात करें तो इसमें फ्यूल सॉलिड स्टेट में मौजूद होता है। इसको समझने के लिए आप इसे दिवाली में जलाने वाले रॉकेट से कंपेयर कर सकते हैं, जिसे उड़ाने के लिए इसके निचले हिस्से में सॉलिड फ्यूल होता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो एक ऐसा पदार्थ जो सॉलिड स्टेट में मौजूद होता है। तो कुछ इस प्रकार से आसमान में रॉकेट को ले जाया जाता है। दोस्तों, स्पेस टेक्नोलॉजी आज के समय में तेजी से बढ़ रही है और दुनिया के अलग अलग देश आज के समय स्पेस में अपनी सैटेलाइट भेज रहे हैं। तो वहीं पे कुछ ऐसे देश हैं जो पहले से काफी ज्यादा तरक्की कर चुके हैं और आज के समय अलग अलग तरह के स्पेस मिशंस लॉन्च कर रहे हैं। इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आने वाले समय में आखिर कौन से टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करके वो बगल में लगे बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे